5 डे 5 स्किल के डे नंबर 4 में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। और डे 4 हमारा डेडिकेटेड रहने वाला है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी लाइफ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करें, चाहे किसी भी लेवल पे आप जो है जॉब कर रहे होंगे, तो एमएस एक्सेल एक इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी लाइफ आपको यूज करना है। इंजीनियरिंग के बाकी सॉफ्टवेयर्स भले ही आप अपनी पूरी लाइफ ना यूज करो, लेकिन एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को डिटेल में कवर किया है। एक इंजीनियर को जितना एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर आना चाहिए वो सारे टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने कवर किए। ये वीडियो देखने के बाद एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके डाउट जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आज का हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें डे 1 में हम लोगों ने ड्राइंग रीडिंग, डे 2 में ऑटोकैड और डे 3 में वीरे सॉफ्टवेयर को कवर किया है, तो आपको लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके इन वीडियोस को जरूर देखना। 5 डे 5 स्किल के डे नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। और डे 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपको दिखाई देती है। इसको बेसिकली वेलकम स्क्रीन जो है वो बोला जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको न्यू ओपन का ऑप्शन मिलेगा। न्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई नई सीट एक्सेल के अंदर बनाना चाहते हो तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। ओपन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक्सेल की फाइल आपके सिस्टम में सेव है और उसी फाइल पे आपको वर्क करना है, तो आप ओपन वाला सॉफ्टवेयर यूज कर ओपन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्राउज पे आप क्लिक करके और जहां पे भी आपने वो फाइल अपनी सेव की हुई है, आप वहां पे जाके उसको ओपन कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंट जो फाइल वगैरह आप यहाँ पे यूज करते हो वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिलेंगे। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि मान लो आप कुछ वर्क करना चाहते हो और उसका रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिल जाए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे पाइथन भी यूज कर सकते हो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ना बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और लगभग हर इंडस्ट्री के अंदर एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो आपको एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में विद्वान नहीं बनना है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि आप इसको सीखते 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 परेशान हो जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। तो आपकी इंडस्ट्री में जितना यूज है उतना ही आपको सीखना है, उससे ज्यादा आपको इस पर रिसर्च करने नहीं बैठ जाना है। जैसे कई सारे बच्चे कंपेयर करते हैं, मान लो वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और वो कई सारे ऐसे टूल एक्सेल के अंदर हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर आपने तो वो वाला टूल कराया ही नहीं। अरे भाई, तुझे क्या मतलब उस टूल से, ये बता। तू एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर को जितना रिक्वायरमेंट है तू उतना सीख, तुझे रिसर्च थोड़ी ना करनी है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहाँ पे पाइथन का भी टेम्पलेट है। तो एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर अगर मान लो कोई है, तो उसको पाइथन से क्या मतलब। पाइथन कौन यूज करेगा? जो आईटी बैकग्राउंड से होगा उसको मतलब होगा पाइथन से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेम्पलेट्स आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, इनवॉइस का टेम्पलेट है, तो अगर आपको इनवॉइस वगैरह बनानी है तो वो रेडीमेड इनवॉइस मिल जाएंगे। एम्प्लॉयज की एब्सेंट सीट्स हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट यूज करता है, टाइम सीट्स है, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ। नीचे आपके यहाँ पे ये रिसेंट फाइल जो आप ओपन करते हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वापस मैं यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके का मेनली सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग इसका यूजर इंटरफेस जो है वो बोलते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको उसके इंटरफेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरफेस से ही हमें उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में कौन सा टूल हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक मेन्यू बार मिलेगा, क्विक एक्सेस मेन्यू उसको बोलते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो ऑटो सेव का ऑप्शन है। ऑटो सेव आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगा। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस सॉफ्टवेयर है उन्हीं में आपको ये ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फाइल को सेव करने का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे अंडू रिडू का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके अंदर अगर आप कोई भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, जैसे न्यू पे आप क्लिक करोगे तो न्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहो कर सकते हो। अगर आप इसको रिबन बार के नीचे दिखाना चाहते हो तो देखो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे आपका फाइल का नेम रहेगा, जैसे बुक 1 एक्सेल, ठीक है। तो जो भी फाइल का आप नेम रखोगे वो नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सर्च वाला ऑप्शन होता है कि आप जो भी कुछ सर्च करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इधर आपका साइन इन वाला ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको ये कुछ पैनल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो बेसिकली इस पूरे पोर्शन को रिबन बोला जाता है। इस रिबन के अंदर ऊपर आपको यहाँ पे दिखेंगे तो टैब है, और टैब के नीचे हर एक टैब के अंदर मल्टीपल पैनल्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारी टैब यहाँ पे फाइल की है, तो फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो हम लोग हमारा जो वेलकम स्क्रीन है वहां पे चले जाएंगे। मैं बैक आता हूँ। सबसे पहले होम के बारे में बात करते हैं। होम मोस्टली आपके सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो होम टैब ही काम आने वाली है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये मल्टीपल पैनल्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड का पैनल है, फोंट वाला पैनल है, अलाइनमेंट का पैनल है, नंबर्स का पैनल है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, सेंसिटिविटी, एडिंग्स, तो ये मल्टीपल पैनल्स है। सेम ऐसे अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट अलग अलग पैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सेम चीज पेज लेआउट से रिलेटेड है। अगर आप जैसे कोई भी पेज को प्रिंट कर रहे हो या आप उसको अदर फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वाला पैनल आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। फॉर्मूलाज के अंदर आपको मोस्टली सारे फॉर्मूलाज जो है वो मिल जाएंगे। अगेन इसके अंदर अनलिमिटेड फॉर्मूलाज हैं। आप करते करते परेशान हो जाओगे, तो जो आपके रेगुलर यूज में है वही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पे डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिव्यू है, व्यू का ऑप्शन है। ये बेसिकली यूज में आता है कि अगर आपको जो है कुछ इसके अंदर सेटिंग वगैरह करनी है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका फॉर्मूला बार वाला पोर्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो आप इसको ना बड़े आसानी से हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने इस पर अनचेक किया, तो देखो मेरा फॉर्मूला बार जो है वो हाइड हो चुकी है यहाँ से। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस आपकी फॉर्मूला बार जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जैसे पेज ब्रेक करना चाहो तो ये पेज ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा। पेज लेआउट अगर आप चेंज करना चाहो तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है। जनरली नॉर्मल वर्क जो हमारा लेआउट है उस पर हम लोग जो है जनरली काम करते हैं। ऑटोमेट का ऑप्शंस है जो कि जनरली आपको जो है या तो लाइसेंस वर्जन में मिलेगा या फिर लेटेस्ट वर्जन के अंदर मिलेगा। ये हमारा हेल्प वाला ऑप्शन है। सो यहाँ से हम लोग जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो हम सीधे माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा रिबन के बारे में आपको क्लियर हो गया। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो आपका ये सेल का नंबर्स दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बीच में अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारी वर्कशीट होती है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, इसी पोर्शन पे करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा XYZ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे लिखे XYZ। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये XYZ ही यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? इसका मतलब ये समझना है कि ये सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया गया है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पे इक्वल टू कोई भी, अगर हमें यहाँ पे इनपुट देना होता है, कोई भी अगर हमें कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है तो उसमें इक्वल टू से ही एक्सेल पे स्टार्टिंग होती है। मैं यहाँ पे किया 2+3, मैंने यहाँ पे किया, मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 5 दिख रहा है। अगर आप एकदम से सामने से आके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अरे ये तो 5 है, एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैंने फॉर्मूला बार पे देखो मुझे क्या दिख रहा है, फॉर्मूला बार पे मुझे दिख रहा है कि ये सिंपल 5 नहीं है, ये क्या है, हमारी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि 2 और 3 को ऐड करके की गई है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। अब मैं इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ उस पर आके, तो यहाँ पे देखो सिंपल 5 दिख रहा है। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये बेसिकली यहाँ पे बताता है कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला वैल्यू है या फिर ये डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप किसी भी डाटा पे जाके अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि वो सिंपल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हर एक सेल, जितनी भी मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये सब एक सेल कहलाती है एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। हर एक सेल का एक नंबर होता है, उसी नंबर से वो सेल जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ पे देखो G4 लिखा हुआ है। ठीक है। ये नेम बॉक्स होता है बेसिकली, और ये भी अगेन आपको हर वर्जन के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो मोस्टली अगर आप ऑफिस 365 जो है वो अगर आप यूज कर रहे हो या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज कर रहे हो, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे देखो G4 लिखा हुआ है। तो G4 का मतलब क्या है? अभी आप यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ABCD इस तरीके से लिखा हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो ये ABCD है ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से देखो ABCDEF, तो हर एक A क्या है, मेरा एक कॉलम है पूरा, देखो ये कॉलम आ गया। B क्या है, मेरा पूरा एक कॉलम है। C मेरा यहाँ पे देखो पूरा एक कॉलम है। D मेरा पूरा एक कॉलम है। E मेरा पूरा एक कॉलम है। 1 2 3 जो है वो मेरे रिप्रेजेंट कर रही है रोज को।
तो 1 मेरी एक रो है कंप्लीट, यहाँ पे देखो ये पूरी रो है मेरी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो रो है और वर्टिकल वाला पार्ट हमारा कॉलम है। ऐसे 2 जो है मेरी एक रो है, ऐसे 3 मेरी एक रो है। तो हर एक सेल एक कॉम्बिनेशन है एक रो का और एक कॉलम का। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे देखो किस कॉलम के अंदर ये मेरी सेल है, ये ई कॉलम के अंदर मेरी सेल है, और रो के अंदर कौन सी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 नंबर रो के अंदर मेरी है, तो ऐसे इसका नाम है E4। तो फर्स्ट कॉलम आएगा और सेकंड रो आएगी। ऐसे अगर मैं देखना चाहूँ कि ये मेरा XYZ कहाँ पे है, तो XYZ यहाँ पे देखो C3 के अंदर है, C मेरा कॉलम है और 3 मेरा रो है। ऐसे मैंने 5 पे क्लिक किया तो 5 देखो मेरा क्या है यहाँ पे C5 हो गया, C मेरा क्या है यहाँ पे कॉलम है और 5 मेरा जो है यहाँ पे रो हो गया। तो इस तरीके से हर एक सेल का एक इंडिविजुअल नंबर होता है, तो उसी नंबर से हम आगे कोई डाटा भी अगर हमें फाइंड आउट करना है वो भी हमें हेल्प कर मिलेगी। इसके अलावा जो है एक नंबर्स भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लाई करता है, ठीक है। सो ये हो गया एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा सेल के बारे में। इसमें अगर आप देखो ना, सो आप किसी भी सेल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, मान लो मेरा ए और बी है और मैं ए का साइज जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो माउस के कर्सर को ए और बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, वहां पे लेके आऊंगा। जब आप जैसे लेके आओगे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है और माउस को आप देखो लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड में लेके जा रहे हो, तो आपका देखो ए जो कॉलम है इसका साइज इंक्रीज हो गया है। वापस आपको लेके आना है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके आ सकते हो, ठीक है। अब ये ऑटो एडजस्टेड भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिया, अब ये देखो मेरा जो टेक्स्ट है ना इस पर्टिकुलर कॉलम से बाहर चला गया, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो एडजस्टेड हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल देखो ई और एफ के बीच पे आपको माउस का कर्सर लेके आना है और डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा। वापस करते हैं, कंट्रोल जेड मैंने क्लिक किया, आपको क्या करना है ई और एफ के जंक्शन पॉइंट पे माउस के कर्सर को लेके आना है, डबल क्लिक आप जैसे करोगे ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। सेम चीज जो है आप यहाँ पे रो के अंदर भी कर सकते हो। जैसे ये रो है, रो का साइज अगर आपको यहाँ पे देखो इंक्रीज करना है, तो आप सिंपल ऐसे ही जंक्शन पॉइंट पे माउस के कर्सर को लेके आना है, लेफ्ट क्लिक करना है और क्लिक को होल्ड करके रखना है। यहाँ पे देखो ऐसे क्लिक को होल्ड करके रखना है, आप यहाँ पे देखो साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसमें ना इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कुछ ऐसे रैंडमली, कुछ भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब ये मत पूछना कि सर ये टेक्स्ट कैसे टाइप होता है, तो माउस लैपटॉप के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है, उसका यूज कर लेना। और इसके अलावा कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपको आना चाहिए। कई बार मैंने ये बच्चों के साथ में क्लासेस लाइव क्लासेस लेते हुए ये प्रॉब्लम देखी है कि मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट क्लिक करो या राइट क्लिक करो या स्क्रॉल वाली की को यूज करो, तो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होता कि लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये ई कॉलम है इससे पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। कई बार जब हम सीट वगैरह बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक नई रो या फिर एक नए कॉलम को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ जाती है। तो सिंपल आपको यहाँ पे देखो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो उससे पहले एक रो एक कॉलम मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। वापस कंट्रोल जेड करते हैं, अभी देखो डी और ई के बीच में कोई भी गैप नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे कुछ और डाटा इनपुट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा ये हो जाएगा। तो जिस भी कॉलम से पहले आपको डाटा चाहिए, मतलब रो कॉलम चाहिए, उसी कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो मुझे एच से पहले चाहिए, सो मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, तभी आपको बेसिकली ये पता चलेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये नाम ऑटोमेटिकली नाम जो है वो फेच कर लेता है। अब यहाँ पे देखो मुझे जी और एच के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे एच को सिलेक्ट करूंगा। अब आपको जी को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको जी और एच के बीच में एक कॉलम सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे एच को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम आपका आ चुका है। सेम चीज रो के केस में भी आपको करनी है। यहाँ पे अगर आप देखो मुझे मान लो 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, सो मैं रो पे 4 पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ऊपर की तरफ मेरी एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड इंसर्ट होता है और रो हमारी हमेशा ऊपर की साइड जो है वो इंसर्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर आप यहाँ पे देखो 7 और 8 के बीच में करनी है, तो मैं 8 को सिलेक्ट करूंगा
और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे 5 और 6 के बीच में, तो 5 6 को सिलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद राइट क्लिक करोगे तो ये आपका जो है मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी इंसर्ट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और टूल हैं वो हम देखते हैं। पहले उससे पहले अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको ना यहाँ पे सीट का ऑप्शन दिख रहा है, एक प्लस का साइन दिख रहा है। तो बेसिकली अभी जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ ये मेरी सीट नंबर 1 है। आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये मेरी सीट नंबर 2 आ जाएगी। मैं 3 पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो सीट नंबर 3। तो ऐसे आप मल्टीपल सीट पे आप पैरेलल वर्क कर सकते हैं। आप एक ही एक्सेल फाइल को ओपन करके उसके अंदर मल्टीपल सीट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो भी सीट 1 पे वर्क करोगे उसका सीट 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सीट 3 पे कोई काम कर रहे हैं तो उस पे सीट 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप हर एक सीट के अंदर इंडिविजुअल डाटा लेके उस पर वर्क जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वापस आते हैं सीट 1 पे। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको सिंपल इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इसको डिलीट कर सकते हो। मान लो मुझे ये सीट 3 जो है डिलीट करना है, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगी। वापस मैं एक नई सीट क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका आपको नाम रीनेम करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने जो है अब यहाँ पे देखो इसका नाम मैं PK यहाँ पे नाम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PK नाम यहाँ पे इसका बेसिकली आ जाएगा। आप राइट क्लिक करो, वापस से नेम डालना चाहो जो भी आप रैंडमली XYZ मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक करोगे तो XYZ नाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसका यहाँ पे रेड कलर करना है तो यहाँ पे देखो रेड कलर भी आ जाएगा। अब देखो मैं सीट 2 पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो रेड कलर आपको दिख रहा है। सो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसकी कॉपी भी आप क्रिएट कर सकते हो। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे सो यहाँ पे हमें XYZ की कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करना है, ओके करोगे सो यहाँ पे देखो XYZ2 के नाम से कॉपी हो जाएगी। कॉपी में क्या होता है कि मान लो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ क्या करता हूँ कुछ भी डाटा जो है ऐसे ही रैंडमली कुछ भी जो है लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी जो है लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा तो सेम डाटा उधर भी चला जाएगा। आपको यहाँ पे इस पे कॉपी पे क्लिक करना है, XYZ क्रिएट ए कॉपी, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो XYZ2 जो मेरी क्रिएट हो गई है इसमें भी वही डाटा मिलेगा और XYZ के अंदर भी आपको सेम डाटा मिलेगा। राइट क्लिक करो, यहाँ से आप इसको जो है हाइड भी कर सकते हो। क्लिक करोगे देखो वो आपकी हाइड हो चुकी है। ऐसे ही अनहाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टैब दिख जाएंगी कौन सी फाइल्स आपकी हाइड है। जितनी भी फाइल्स हाइड होंगी आप सभी को अनहाइड करना चाहते हो या फिर एक को करना चाहते हो उसी को सिलेक्ट करना है, ओके करोगे सो वो आपकी यहाँ से अनहाइड हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस थे। इसके अलावा आप इस वर्कबुक के अंदर जो है जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। आपको राइट साइड में बॉटम साइड पे आना है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ मेरे पीछे आप देखो अपने सॉफ्टवेयर पे वहां पे आपको नीचे ना एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, प्लस माइनस का 100% लिखा होगा बिल्कुल राइट कॉर्नर पे। इस पे अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो जूम इन हो जाएगा और माइनस पे क्लिक करोगे तो आप ये आपका जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जूम इन जूम आउट जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीजें हो गई। इसके अलावा दो चीजें हैं, कॉपी और कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। दो कमांड है जो सबसे ज्यादा काम आपके आने वाली है। मान लो मेरा ये डाटा है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ किसी दूसरी सेल के अंदर। सो एक तो तरीका क्या है, राइट क्लिक करो, कॉपी वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो पेस्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला दूसरा क्या है कि आपको यहाँ से कंट्रोल-C करना है, कंट्रोल+C प्रेस करना है, दूसरी सेल के अंदर आना है, कंट्रोल और V प्रेस करना है तो आपका डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल-V। इसके अलावा आप चाहते हो कि ये डाटा यहाँ से हट जाए और दूसरी जगह कॉपी हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल-X कर प्रेस करना है और यहाँ पे लाके इसको जो है कंट्रोल-V कर देना है। सो वहां से आप देखो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से आपका ये बेसिकली यूज में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कट, ठीक है। राइट क्लिक करो, कट वाले ऑप्शन पे आओ, ठीक है, और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो तो ये देखो पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C और जो हमारा पेस्ट करने के लिए कट करने के लिए कंट्रोल+X और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, ये दो कमांड याद कर लेना, कॉपी पेस्ट वाली बहुत यूज आने वाली है। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉन्ट का ऑप्शन है। मान लो मेरी ये सेल है, जैसे ये XYZ ही है, अब मुझे ना इसको थोड़ा सा सजाना धजाना है, मुझे इसकी कुछ सजावट करनी है, मुझे लग रहा है कि यार ये बड़ा बोरिंग सा है तो मुझे इसको कुछ इसमें कुछ मेकअप इसका करना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल फॉन्ट के ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएंगे। जितनी भी फॉन्ट फैमिलीज होती है सारे फॉन्ट फैमिलीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी फॉन्ट फैमिली आपको चाहिए
आप देखो यहाँ पे XYZ अलग टाइप का हो गया। आपको यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए आप यहाँ से बड़े आसानी से वो फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो साइज़ का ऑप्शन है। अभी इसका साइज़ जो है वो 11 है। अभी यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ, मान लो मैं 20 करता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो ऊपर इस पे और इन पे क्लिक करके साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्लिक करोगे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे साइज़ मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। इस पे आपको बोल्ड का पता नहीं चल रहा, जैसे ये वाला टेक्स्ट है मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक किया तो देखो ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। ऐसे आप इसको इटैलिक करना चाहते हो तो देखो ये इटैलिक हो गया है। अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से अंडरलाइन कमांड को भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे भाई मुझे ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा कलरफुल चाहिए, सो मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर ऑप्शंस है। मान लो मैंने येलो पे क्लिक किया, सो देखो इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ चुका है। इसके बैकग्राउंड में आपको कुछ और कलर चाहिए, यहाँ पे देखो ग्रे कलर आ चुका है। इसके बैकग्राउंड में आपको जो है ब्लू कलर चाहिए तो उसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ चुका है। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो रेड कलर कर लिया, लेकिन ये जो मेरे टेक्स्ट है इसका भी कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप आके इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मान लो मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे रेड करना है, तो मैं यहाँ पे देखो रेड पे क्लिक करके यहाँ पे देखो इसका रेड मैं इस पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में भी कलर डाल सकते हैं और आप जो है इंडिविजुअल टेक्स्ट जो है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी, जैसे ये टेक्स्ट है, यही XYZ है, ये ना एक्चुअल में थोड़ी सी सेल को भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो XYZ टेक्स्ट है ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आए, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे आ रहा है, ये मेरी जो पूरी पर्टिकुलर सेल है इसके लेफ्ट साइड में बॉटम में आ रहा है। सो मैं यहाँ पे देखो इन सारे टूल्स का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में अलाइन करूंगा। मैं यहाँ पे देखो इसको सेंटर में सॉरी इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे देखो सेंटर में लेके आया। अब मुझे ये बीच में भी सेंटर पे लाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो सेंटर में आ चुका है। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये बिल्कुल इस लेफ्ट कॉर्नर पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो डाउन साइड पे आ चुका है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चला जाए बिल्कुल, तो यहाँ पे क्लिक करोगे देखो ऊपर आ चुका है, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्लिक सॉरी इस तरीके से यार यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, इस तरीके से क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बेसिकली अलाइन कर सकते हो अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। तो जो भी आपकी लोकेशंस है उस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ऐसे भी आप इसको मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर इसको जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग बेसिकली आप जो है कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को आप जो है अलाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ और ऑप्शंस देखते हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली एक ऑप्शन है, ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना कोई डाटा लिखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है सीरियल नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे जो है नेम लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, उसके बाद में जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट, कोई भी आइटम है उसका मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ QTY, ठीक है। सो ये मेरे पास में यहाँ पे डाटा आ गया। इसके अलावा अब यहाँ पे सीरियल नंबर के अंदर 1 2 इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूँगा 1 2 तक लिखूंगा, उसके बाद इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो ये ना एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये बॉक्स बना आ रहा है। इस बॉक्स पे आपको माउस के कर्सर को लेके जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है और नीचे की तरफ माउस के कर्सर को लेके आना है। अब यहाँ पे देखो जितने भी नंबर आपको चाहिए ये देखो ऑटोमेटिकली आपके नंबर जो है ले लेगा। सेम चीज ये ना अदर चीज में भी करता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया मंडे, ठीक है। सो अब मैं चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब अपने आप ले ले, तो यहाँ पे देखो ऐसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे डाटा यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। सेम चीज ये, जैसे मुझे जरूरी नहीं कि आप मंडे पूरा लिखो, आप जैसे यहाँ पे MON भी आपने लिखा तो भी ये समझ जाएगा कि ये एक्चुअल में मुझे यहाँ पे क्या देना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही मैंने यहाँ पे जेन टाइप किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपका यहाँ पे
पूरा दे देगा जन फेब मार्च अप्रैल। तो ये बेसिकली एक्सेल सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग इस तरीके से करी गई है कि ये एक्चुअल में समझ जाता है कि आपको क्या यहाँ पे बेसिकली रिक्वायरमेंट है। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना। नेम के अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्स डाल दिया, यहाँ पे वाई डाल दिया, मैंने यहाँ पे जो है जेड डाल दिया, ठीक है। और टोटल ये इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ए और ये भाई साहब बी हम इसको कर लेते हैं। नंबर्स के अंदर रैंडमली 2 5 6 7 9, ठीक है, 11, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया। लेंथ के अंदर जो है मैं मान लो 1.5 1.7 1.8, ठीक है, 1.90 और यहाँ पे 2.49, ठीक है। सेम चीज विड्थ के अंदर 2 3 9 11 4, ठीक है। हाइट के अंदर भी मान लो 1.5 ले लिया मैंने, 3.9 ले लिया, 2.5 यहाँ पे ले लिया, ये 4.3 मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे 6.9 मैंने वैल्यू ले लिया, ठीक है। ऐसे रैंडमली मैंने कोई भी एक डाटा ले लिया। अभी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे। अभी यहाँ पे देखो ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। कोई टेक्स्ट किधर जा रहा है, कोई टेक्स्ट किधर जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसको अलाइनमेंट करो। आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करो इसको, और मैं चाहता हूँ कि ये सारे टेक्स्ट ना सेंटर के अंदर आए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे देखो सेंटर पे क्लिक करता हूँ, देखो अब देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, सारे के सारे सेंटर में आ चुके हैं। या मैं चाहता हूँ कि जो है कुछ नंबर्स मेरे सेंटर में रहे और कुछ मेरे जो है लेफ्ट में अलाइन रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पोर्शन मेरा ना लेफ्ट में अलाइन रहे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो मेरे नंबर्स इस तरीके से लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि यार ये ऊपर वाले ना थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और इनका साइज थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरी हेडिंग है, इनका साइज मैंने थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा और इसकी सजावट हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने येलो कलर फिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार और थोड़ी सी इसके अंदर कुछ चीजें हुए। तो मैं यहाँ पे देखो उसमें बॉर्डर का यूज करूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया ऐसे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखो मल्टीपल बॉर्डर के ऑप्शन है। एक ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो पूरे जो आपकी टेबल है जो आपने सिलेक्ट की थी, सब में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आप इसको हटाना चाहते हो, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है एक नो बॉर्डर का ऑप्शन होगा, नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो ये हट चुका है। तो आपको इसको टेबल की फॉर्म में दिखाना है, टेबल टाइप अगर इसको दिखाना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ आप आउटसाइड ही बॉर्डर करना चाहते हो तो इस पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो सिर्फ आउटर में ही बॉर्डर आया है। थोड़ा सा इसको थिक करना है तो यहाँ पे देखो थिक बॉर्डर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सिर्फ राइट साइड में ही बॉर्डर हो, तो आप यहाँ पे बॉटम साइड में सिर्फ बॉर्डर कर सकते हो। बॉटम पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सिर्फ बॉटम में बॉर्डर आएगा। सो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। सो मेरा जो बॉर्डर है वो हट चुका है। वापस मैं इस पे आता हूँ और मैं यहाँ से जो है क्या नाम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टाइप से जो है इस पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप अपने उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस पे जो है अप्लाई कर लेना। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार ये ना मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में डाटा किस चीज़ का है। भाई कोई भी आगे देखेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे तो बस ये दिख रहा है कि यार सीरियल नंबर है, नेम है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, क्वांटिटी, लेकिन ये किस चीज़ की है ये पता ही नहीं चल रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर एक सेल जो है वो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी एक हेडिंग देता हूँ कि एक्चुअल में ये डाटा जो है किस चीज़ का है। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ टावर वन मेजरमेंट, ठीक है, क्लियर। टावर वन मेजरमेंट कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे यार ये बड़ा गंदा सा दिख रहा है, मेरी टेबल यहाँ पे है, ये कोने पे है, और कुछ मजा नहीं आया बात में। सो सबसे अब हमें क्या करना है, हमें ना इसको सेंटर में लेके आना है और उसको थोड़ा सा इसका जो कलर वगैरह है और उसको जो टेक्स्ट वगैरह है वो सब चेंज करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सभी सेल को सिलेक्ट करना है। सभी सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी देखो यहाँ पे सारी की सारी जो सेल है वो मर्ज हो चुकी है। सेल मर्ज का ऑप्शन बहुत अच्छा है। मान लो मुझे ये 4 सेल मर्ज करनी है एक साथ, तो मैं यहाँ पे चारों सेल को ऐसे सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके इस तरीके से आप चारों सेल सिलेक्ट कर सकते हो। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी 4 सेल जो है एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सेम आप यहाँ पे देखो पूरे कॉलम को मर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो पूरा कॉलम मेरा मर्ज हो चुका है। पूरी रो को आप मर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो पूरी रो यहाँ पे देखो मेरी मर्ज हो चुकी है। सो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो मर्ज करने के लिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो देखो ये मेरा मर्ज हो चुका है और ये मेरा सेंटर में आ चुका है। मैं इसका यहाँ से थोड़ी हाइट बढ़ा लेता हूँ,
थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये कोई भी दूसरा डिफरेंट कलर जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे थोड़ा लाइट कलर लेना चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखो, तो अब आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हाँ कुछ सजावट सी इसकी होने लगी है। ऊपर देखोगे तो टावर 1 मेजरमेंट है यहाँ पे। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई हाँ ये टावर 1 का मेजरमेंट है। टावर 1 में किस चीज का मेजरमेंट है ये आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये पता चला कि हाँ भाई टावर 1 में मेजरमेंट वर्क है उसका ये है। यहाँ से हमें पता चल गया सीरियल नंबर, नेम, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमें जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो पता है यहाँ पे जो है चल गई है। तो ये बेसिकली इसको जो है क्या बोला जाता है, इसको फॉर्मेटिंग जो है वो बोला जाता है। इसी में अब मुझे मान लो इसी डाटा को मुझे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से देखो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ से देखो ये प्रिंट का ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ से जो है मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना जो भी आपका प्रिंटर वगैरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। आपको किस पेपर साइज में आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो, नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन, स्केलिंग करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा सेव एज पे अगर आप क्लिक करोगे, सो सेव एज पे आप यहाँ पे ब्राउज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देखो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मान लो आपको इसको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे। पीडीएफ पे आप क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो कि आपको ऑल पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आपको एक सिंगल पेज को, या फिर मान लो 10 पेज हैं आपके और 10 से 1 से लेके 5 पेज तक आपको करने हैं, वो 5 पेज आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्टिव सीट मतलब जितनी पूरी सीट है उस पूरी सीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या जो हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसको करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट किया, बाकी सब चीज़ मैं ऐसे रखूंगा। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक किया, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो मेरा ये जो डाटा है यहाँ पे देखो पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पेज लेआउट पे आओगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका डाटा थोड़ा सा बड़ा है और वो आपकी जो सीट है उस पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो ना कट जा रहा है। जैसे यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं इधर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने कर लिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल जो है क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखो तो लैंडस्केप का भी ऑप्शन है और पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे ना बेसिकली मेरा पूरा डाटा एक पेज पे नहीं आ रहा है, ऊपर यहाँ पे देखो, और फिर मेरा नीचे कुछ डाटा जो है दूसरे पेज पे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल पेज पे मेरा डाटा ये प्रिंट नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो है लैंडस्केप ओरिएंटेशन किया। सो अब देखो लैंडस्केप ओरिएंटेशन करने के बाद ये डाटा मेरे पूरे पेज पे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये ना इसी पे ही पोर्ट्रेट मोड पे ही मेरा ये डाटा जो है सारा आ जाए। तो मैं यहाँ पे वापस बैक पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको ना डॉटेड लाइन दिख रही होगी, तो डॉटेड लाइन ना आपको ये पेज का ब्रेक दिखा रही है कि इस डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड वाला है वो आपके पूरे पेज पे आ जाएगा, ये जो डाटा है आपके पेज से बाहर हो रहा है। सो आप यहाँ पे ना आके मार्जिन वगैरह को जो है नैरो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप नैरो मार्जिन पे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ से देखो नैरो मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखो डाटा जो है ना आपका ये अब लाइन आपकी इधर जो है शिफ्ट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है पेपर का साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने A4 पे क्लिक किया, ठीक है, सो यहाँ से A4 पेपर मेरा आप जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा, मेरा जो भी प्रिंट आएगा वो A4 पे आएगा। इसके अलावा और भी कई सारे पेपर्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओरिएंटेशन यहीं से आप चेंज कर सकते हो। लैंडस्केप पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अब देखो आपकी डॉटेड लाइन आगे जा चुकी है। यहाँ पे देखो यहाँ तक का डाटा अब आपका आ सकता है इस पे, ठीक है। इसके अलावा कस्टम मार्जिन करके आप जो है और भी ज़्यादा इसको जो है नैरो कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो मुझे ना ये पोर्ट्रेट मोड पे ही डाटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस डॉटेड लाइन के बाहर भी मेरा डाटा आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं जो है थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि भाई जो मेरे टेक्स्ट वगैरह हो रहे हैं उनको मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखना यहाँ पे आपको एक जादू दिखेगा, आपका डाटा जो है ना वो पूरा का पूरा एक ही सीट पे यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप इसको जो है जो भी आपका एक्स्ट्रा पेज हो रहा है उसका आप जो है स्पेस यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो।
थोड़ा सा मैं क्वांटिटी वाले को और एडजस्ट कर लूँ। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, ये देखो डॉटेड लाइन मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मैं इसको पोर्ट्रेट मोड पे भी प्रिंट करूंगा तो एक ही पेज पे मेरा डाटा दिखेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल पी पे जाऊंगा, सो यहाँ से देखो मेरा पूरा डाटा एक सिंगल पेज के अंदर ही आ जा रहा है। इस तरीके से डाटा को एडजस्ट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लो आप साइज वगैरह एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे इसको सिलेक्ट करके होम पे आके थोड़ा सा आप टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा आप यहाँ से क्या कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा साइज डिक्रीज किया। साइज डिक्रीज करते के साथ ही देखो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही मेरा कॉलम जो है वो बाहर है। अब मैं हल्का सा भी एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरा डाटा जो है वो अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से कई बार हमें जो है डाटा को अपने क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने किया यहाँ पे देखो, ये लाइन डॉटेड लाइन के अंदर डाटा आ गया, मतलब मेरा ये यहाँ पे प्रिंट जो है हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये हमारा जो है यूज में आता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग जो है फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और डिटेल में चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी अगर आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे ना आपको एक डाटा जो है वो दिख रहा होगा, ये एक इंस्टीट्यूट का डाटा है और इस डाटा को हम लोग जो है एक फिल्टर टूल होता है हमारा जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, उसकी हेल्प से इसको हम लोग जो है फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस डाटा को समझते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को मैंने यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज किया हुआ है ताकि आपको जो है ओरिजिनल नंबर्स ना पता चल सके। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस में बाई और नॉट बाई का स्टेटस है, मतलब कि कोर्स बाई किया हुआ है या फिर नहीं बाई किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेज के नेम है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेस है। ठीक है, तो कुछ डेट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 20 तारीख से लेके और 25 तारीख तक का जो है ये 27 तारीख का डाटा है। डाटा वैसे काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन मैंने जो है इसको डिलीट कर दिया है क्योंकि काफ़ी बड़ा डाटा फिर हमें यहाँ पे मैनेज करने में दिक्कत आएगी। क्लियर। सो कुछ उसका पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है और अब इसको थोड़ा सा फिल्टर आउट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। देखो डाटा को सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि मैं फर्स्ट सेल पे माउस के कर्सर को लेके जाऊंगा और उसके बाद में अपनी लेफ्ट क्लिक जो है उसको करूंगा और उसको क्लिक को होल्ड रखूंगा और माउस को इस तरीके से लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपका डाटा छोटा है तो आप इस तरीके से इसको कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपका डाटा बड़ा है तो उस केस में आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट सेल जो है वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। और जो आपकी एरो वाली की होती है, जो जैसे मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो लेफ्ट साइड में जितने भी मेरे कॉलम थे वो सारे सिलेक्ट हो गए और मैंने बॉटम एरो सिलेक्ट किया तो बॉटम साइड पे मेरा जितना भी डाटा था वो सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका डाटा जो है ना यहाँ पे बेसिकली कंप्लीटली सिलेक्ट हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो डाटा वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। होम टैब के अंदर भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको ये फिल्टर का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। आप सिंपल इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ना बटन टाइप बन चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स के नेम मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है बाई और नॉट बाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोर्सेज का ऑप्शन और यहाँ पे मेरे को डेट का ऑप्शन दिख रहा है। अब इसको फिल्टर कमांड को यूज करते हैं। मान लो मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में 25 तारीख को कितने बच्चों ने कोर्स बाय किया, कितने लोगों ने नहीं बाय किया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ से जो हमारा दिसंबर वाला पोर्शन है इसको अनचेक करूंगा और 25 तारीख की जो डेटा उस पर क्लिक करूंगा, देन ओके करूंगा। सो यहाँ पे देखो मेरे पास में 25 तारीख का डाटा जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 25 तारीख का ये टोटल डाटा है जिसके अंदर हमारा बाई का भी डाटा है और जिसने बाई नहीं किया उसका भी डाटा है। मैं यहाँ पे स्टेटस पे जाके अब ये चेक करता हूँ कि एक्चुअल में 25 तारीख को कितने लोगों ने कोर्सेज बाई किए। मैं यहाँ पे नोट बाई वाले ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा, मैं ओके पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 तारीख को ये टोटल वे स्टूडेंट्स हैं जो कि 24 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग कोर्सेज के अंदर जो है वो एनरोलमेंट किया है। इसको भी अगर मैं और फिल्टर करना चाहूँ कि मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया। सो एक कोर्स है लाइफ टाइम मेंबरशिप, मैं बाकी सारे कोर्स को अनचेक कर देता हूँ। लाइफ टाइम मेंबरशिप पे मैं चेक मार्क करता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया। सो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि 25 तारीख को लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर 3 लोगों ने जो है वो एनरोलमेंट किया। इसके अलावा जैसे कोई और कोर्स आप देखना चाहते हो, मैं इसको एक बार यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जैसे एक कोर्स है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 3 लोगों ने एक्सेल सॉफ्टवेयर को भी बाय किया।
ऐसे आप हर एक सॉफ्टवेयर को जो है इंडिविजुअली देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कोर्स करके है, इस पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 5 लोगों ने जो है 25 तारीख को ऑल इन वन सॉफ्टवेयर के अंदर एनरोलमेंट किया। मैं क्या करता हूँ, वापस से सारे जो कोर्सेज है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ 25 तारीख को कि एक्चुअल में कितने लोगों ने कोर्स बाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे आता हूँ, नोट बाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाई वाले ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इतने ये सारे कैंडिडेट थे। टोटल 5 कैंडिडेट है जिन्होंने एक्चुअल में कोर्स में इंटरेस्ट तो दिखाया, ठीक है, लेकिन फाइनली उन्होंने कोर्स को बाई नहीं किया। तो ये टोटल 5 ऐसे स्टूडेंट है। तो कंपनी इसी तरीके के डाटा को फिल्टर करती है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई मान लो नेक्स्ट डे 26 तारीख के दिन स्टाफ आता है और वो उसके पास ये डाटा होता है, जो भी मार्केटिंग की टीम होती है, तो वो तुरंत देख सकती है कि भाई कल 25 तारीख को टोटल हम लोगों ने कितने कैंडिडेट को फॉलो अप किया, उसमें से कितने लोगों ने बाय कर लिया, कितनों ने नहीं बाय किया। अब उनको ये पता चल गया कि भाई टोटल ये 5 कैंडिडेट है जिन्होंने कोर्स बाय नहीं किया है। तो अब वो उनको डायरेक्ट दोबारा कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कोर्स बाय क्यों नहीं किया, कुछ क्या रीजंस थे, आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट थी, आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा। सो ऐसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे जो है हेल्प करता है। क्लियर? तो आपको ये फिल्टर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी आपके पास जो भी डाटा है आप उस डाटा को एक बार जो है जरूर यूज करना, क्योंकि हम लोग जो है इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल डिटेल में अगर आपको करना है तो आप हमारा जो कोर्सेज है MS एक्सेल का, वो भी आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे हम डाटा को फिल्टर ही नहीं कर सकते, डाटा की हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मुझे यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में ना मुझे यहाँ पे जो है कम डेट है, मतलब जैसे 20 से लेके 27 तारीख का, तो मैं चाहता हूँ कि 20 वाला डाटा ऊपर आए, 27 वाला नीचे आए। तो यहाँ पे आपको डाटा वाले ऑप्शन पे जाना है। डाटा वाले ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है A to Z या Z to A आप कर सकते हो। जैसे A to Z मैंने किया, तो यहाँ पे देखो मेरा जो डाटा है ना अल्फाबेटिक में चेंज हो गया है। सबसे पहले ए वाले ऊपर आ गए हैं, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले। तो इस तरीके से भी आप डाटा को जो है फिल्टर आउट कर सकते हो। मान लो मुझे डेट के अकॉर्डिंग करना है तो मैं यहाँ पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। कंटिन्यू टू विद द सिलेक्शन या एक्सपेंड द सिलेक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पे करोगे तो मतलब आपका जो ओवरऑल डाटा है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका एक कॉलम चेंज होगा, बाकी सब डाटा में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सॉर्ट पे मैं जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A to Z है। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो सेल वैल्यू कलर के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम से यहाँ पे डेट ऑफ परचेज के हिसाब से, तो मुझे डेट ऑफ परचेज के हिसाब से डाटा फिल्टर करना है। सबसे ऊपर डेट, जो पुरानी डेट है वो लेके आनी है और नई डेट सबसे लास्ट में लेके जानी है। तो मैं डेट ऑफ परचेज पे क्लिक करूंगा, मैंने ओके पे क्लिक किया। सो यहाँ पे देखो ऊपर 20 तारीख से डाटा मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आप देखोगे तो 21 तारीख का है, फिर यहाँ पे जो है 22 तारीख का। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। वापस इसको जैसे कंटिन्यूअस आपने इस तरीके से इसको जो है डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शन से आप कर सकते हो। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, आपको मोबाइल नंबर के हिसाब से करना है, स्टेटस के हिसाब से आपको करना है, कोर्स के नेम के हिसाब से करना है, डेट ऑफ परचेज के हिसाब से करना है, इसके अलावा वैल्यूज के हिसाब से करना है। वैल्यूज तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। मान लो इसी डाटा के अंदर सपोज करो यहाँ पे कोर्सेज के बाई प्राइस भी लिखे हुए होते हैं कि भाई मतलब कि कौन सा कोर्स किस स्टूडेंट ने किस प्राइस में बाई किया है। उसके बाद हम लोग जो है प्राइस के हिसाब से भी हम लोग कर सकते थे कि भाई हाईएस्ट प्राइस वाले जो है सबसे ऊपर शो करें और लोवेस्ट प्राइस वाले सबसे नीचे शो करें। इसके अलावा एक्सेल का ये और बेनिफिट है कि हम लोग टोटल सेल हम कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई कितना टोटल अमाउंट जो है हमारे पास रिसीव हुआ। इसके अलावा हम लोग जो है एक्सेल के अंदर से ही ये भी काउंट कर सकते थे कि एवरेज वैल्यू हमारी क्या आई, मतलब पर स्टूडेंट हमारा क्या बाइंग प्राइस जो है वो आया। कैसे कैलकुलेट होता है, मान लो यहाँ पे मैं एक मोटा मोटी एग्जांपल जो है सपोज करो यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लो ये जैसे कोर्स है 700 प्राइस, ये वाला हमारा जो कोर्स है इसका 8000 प्राइस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। BIM हमारा 2000 प्राइस, इस तरीके से। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो 4000 प्राइस। तो मान लो ये 4 कोर्स है, ठीक है, 4 कोर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग इसका टोटल अगर आप देखोगे तो मैं एक बार होम पे आके, अभी मैं यहाँ पे आपको टोटल सम वाला पोर्शन नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 14,700 रुपए टोटल 4 स्टूडेंट से मेरे पास में रिसीव हुआ, 14,700 रुपए। अब मुझे ये देखना है कि पर स्टूडेंट मेरा बाइंग प्राइस क्या आया।
तो मैं क्या करूंगा, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो इक्वल टू करूंगा 14,700 को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा, क्योंकि टोटल मेरे स्टूडेंट 4 यहाँ पे मैंने लिया, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे देखो 3675 एवरेज बाइंग आई पर स्टूडेंट। तो ऐसे हम लोग, हमारे पास जो भी डाटा होता है हम उस डाटा को इसी तरीके से फिल्टर आउट जो है वो कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना इंसर्ट का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको यहाँ पे ड्रॉ वाला ऑप्शन और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेवलपर वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो है ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो रिबन के ऊपर माउस के कर्सर को लेके आओ, राइट क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन पे आपको जाना है और यहाँ से आप ना ये अगर जोन सा भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। जैसे इंसर्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, मैंने इस पर अनचेक किया, ओके करूंगा। सो यहाँ से देखो मेरा इंसर्ट वाला टैब जो है गायब हो चुका है। तो ऐसे आप जो है एड ऑन कर सकते हो। अगेन मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ये एक लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर है और हो सकता है कि आपके पास में कोई डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर हो तो कुछ ऑप्शन हो सकता है आपको ना दिखाई दे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बेसिकली मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो है एंटरप्राइजेस के लिए जो होता है वो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बाई किया हुआ है, क्लियर। तो अगेन जो है आपको कुछ फीचर हो सकता है वो आपके जो आप एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आपको ये ना दिखाई दे। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वे बीबीएस वगैरह जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट के अंदर आओगे ना तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे ना लाइन, एरो और स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये सब तरह के ऑप्शन जो है आपको मिलेंगे। तो कुछ एक ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस जो है वो कर लेना। इसके अलावा ये चार्ट वगैरह के भी ऑप्शन होते हैं, लाइन, कॉलम, तो ये जनरली यूज किए जाते हैं जब हम डाटा को और एडवांस लेवल पे फिल्टर आउट करना चाहते हैं। मान लो जैसे अकाउंटिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग ये जो चार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स होते हैं वो चार्ट्स हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं अगेन यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कोई भी एक जो है सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके। सो यहाँ पे मैं जो है जैसे कोई भी रैंडमली शेप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर लेता हूँ, क्लियर। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये एक और ऑप्शन आपको आ जाएगा। इस तरीके से मैं एक रेनफोर्समेंट बार जो हमारी होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको बेसिकली यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर आप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखो ये मेरी एक जो बार है वो यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब आपको उसकी थोड़ी सी सजावट करनी है, थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ से देखो इसको सिलेक्ट करो, सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से ना आप बेसिकली इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो किस टाइप में आपको चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट भी आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ से मुझे ये वाला कलर देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। वापस इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो नीचे ना इसका वेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है। यहाँ पे देखो यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से देखो ये आ चुका है। अगेन आप इसको भी करना चाहो तो यहाँ से सेम चीज़, कलर मेरा जो आपने यहाँ पे इसका सिलेक्ट किया है ये वाला जो कलर था, ये वाला कलर, वो कलर आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद लाइन वेट के अंदर जाके आप इसका बड़े आराम से लाइन वेट चेंज कर सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल सेव फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अगेन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये नए सेप हमारी बन गई। इसके अलावा जैसे स्टिरप्स वगैरह होती हैं, सो यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आओगे आप, यहाँ पे सेप पे आओगे। सो ये एक इस तरह का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे मेरा कलर दिख रहा है। सो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो विदाउट कलर वाले ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप उनको सिलेक्ट करके यहाँ से विदाउट कलर वाला ऑप्शन आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको ये जो राउंड वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा और शार्प करना है तो आप यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर का ये बॉक्स, ठीक है, इस पर आप क्लिक करके इसको शार्प कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखोगे तो कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसका ब्लैक कर लिया है कलर यहाँ से, ठीक है ना। सो अब देखोगे तो ये ब्लैक कलर हो चुका है। इस पर आप क्लिक करोगे, वापस से अगर आप आओगे तो यहाँ पे वेट जो होता है इसका, आप यहाँ से वेट कम ज़्यादा इसका कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वापस इंसर्ट पे मैं आता हूँ और पिक्चर्स पे आके आप चाहो तो यहाँ पे जो हमारा स्टिरप्स इस तरीके से ऐड होता है, ये हुक, वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसका शेप यहाँ से आप जैसे कलर में ब्लैक कर लेता हूँ और इसका जो लाइन वेट है वो मैं यहाँ पे
बेसिकली चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा आ गया, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको इस तरीके से लाके आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। सेम अगर आपको करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको ये जो है सर्कल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सर्कल है, इसको आप जो भी साइज वगैरह देना चाहो आप यहाँ से दे सकते हो। अगेन आप जो है यहाँ से क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से सर्कल हो जाएगा। तो अलग अलग शेप है। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन भी मिलेगा, पिक्चर इन सेल या ओवरऑल ओवर सेल के ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर सेल है उस सेल के अंदर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, सो आप यहाँ से पिक्चर इन सेल पे आप करके दिस डिवाइस अगर आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर सेव है, ठीक है, स्टॉक इमेज जो इनकी होती है वो भी आप यहाँ पे बेसिकली जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारी इनकी स्टॉक इमेज जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं फिलहाल ये वाली जैसे इमेज सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये इमेज बेसिकली इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप शेप वगैरह भी और यहाँ पे ओवर वाला भी एक बार देख लेते हैं। ये तो इनसाइड था, यहाँ से कुछ सेल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे और स्टॉक इमेज पे क्लिक करते हैं और स्टॉक इमेज पे क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज जो है वो ले लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये देखो आ चुकी है। ठीक है, ये सेल के ऊपर यहाँ पे आई है। तो आप इसको ऐसे साइज इसका कम ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हो। ये वाली जो इमेज आई है ये सेल के अंदर आई है, ये वाली जो इमेज आई है ये सेल के ऊपर आई है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा आइकन्स के ऑप्शन है कि अगर आपको आइकन वगैरह इंसर्ट करना है तो यहाँ पे देखो मल्टीपल आइकन्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप चीज़ें इमोजी वगैरह या कुछ भी आप यहाँ पे इस तरह के यूज करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे बेसिकली जो है यूज कर सकते हैं। 3D मॉडल्स भी आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये 3D मॉडल्स के ऑप्शंस भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है तो मल्टीपल ऑप्शंस जो है आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये मेरा 3D मॉडल जो है आ चुका है। आप इसको यहाँ से एरो की हेल्प से इस तरीके से रोटेट करके भी जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वापस आते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, जो इस तरीके से ऑप्शन होते हैं कि आपको कोई टू डू लिस्ट वगैरह बनानी है या फिर कोई आपको जैसे कोई साइकिलिंग का कोई प्रोसेस दिखाना है। ठीक है, जो ये होता है एक जैसे कोई साइकिल आपको दिखानी, कोई टास्क आपको दिखाना है कि भाई फर्स्ट मान लो ये टास्क मेरा कंप्लीट होएगा। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ T1। ठीक है, ये मेरा टास्क 1 है। उसके बाद फिर मेरा टास्क 2 है। उसके बाद ये मेरा मान लो टास्क जो है 3 है। उसके बाद ये मान लो मेरा टास्क 4 है। ये मेरा टास्क 4 है और ये मेरा जो है टास्क 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। सो ये कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके की एक साइकिल होती है कि भाई आपको सबसे पहले टास्क 1 कंप्लीट करना है, फिर टास्क 2, फिर 3, फिर 4 और ये ऐसी साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है बेसिकली स्मार्ट आर्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई लिस्ट अगर आपको बनानी है तो वो लिस्ट के ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रोसेस अगर आपको दिखाना है, मान लो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ही आपको दिखाने हैं सपोज करो, सो यहाँ से आप देखो तो ये लिस्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मान लो यहाँ पे सबसे पहले साइट क्लीनिंग होनी है। ठीक है, मैं साइट सी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा एक्सकवेशन होना है तो मैंने यहाँ पे एक्सकवेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे जो है मान लो कॉम्पैक्शन होएगा तो यहाँ पे मेरा कॉम्पैक्शन का पार्ट आ गया। तो ऐसे आप इसके अंदर जो है ये लिस्ट जो है वो बना सकते हो कि भाई हाँ हमें ये फर्स्ट आइटम ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंसर्ट वाला ऑप्शन आ गया। बाकी अगर आप देखोगे ना तो चार्ट वगैरह थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, इसको कभी अलग से डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो अभी हम लोग जो है एक मोटा मोटी चीज़ें जो है वो कवर कर रहे हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, बेसिकली टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सो आप यहाँ पे ना टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मैं एक नई फ्रेश सेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो सेल जो है वो सिलेक्ट किया, टेबल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो ये ना ऑप्शन आ रहा है कि आपको इस पूरे उस पे सेल पे चाहिए या आपको यहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ए, उसके बाद 1 ए से लेके जो है यहाँ पे 1 तक A1 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14। ठीक है ना, I14 I और 14। ठीक है, सो ये इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस सेल से लेके इस सेल तक का डाटा जो है ये सिलेक्ट कर रहा है।
अगर जैसे मान लो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने इसको 15 कर दिया, तो ये ना बेसिकली 15 तक हमारी जो है यहाँ पे देखो 15 तक इसने हमारे यहाँ पे जो टेबल है वो क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर हेडर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हेडर हटा सकते हो। ये टेबल के अंदर टोटल रो का ऑप्शन आप दिखाना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बैंडेड रोज, ये आप देखो यहाँ से बैंडेड रोज हट जाएंगी हमारी। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम आप दिखाना चाहते हो, ये लास्ट कॉलम आप दिखाना चाहते हो तो ये बैंडेड कॉलम्स आप करना चाहते हो तो ये फिल्टर बटन, जैसे ये हमारे यहाँ पे फिल्टर बटन है टेबल के अंदर, तो ये फिल्टर बटन आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखो आपको मल्टीपल टाइप की टेबल्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आप इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मेट में जो भी टेबल है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेबल मैंने जैसे बताया था आपको कि आप जो है होम पे जाके हमारा ये वाला जो ऑप्शन है बॉर्डर वाला, इससे भी आप अपनी खुद की टेबल भी आप बना सकते हो। मान लो आपने सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो ये मेरे ऑप्शन आ गए हैं। आप ये जो डाटा है कॉलम 1 कॉलम 2 ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो बड़े आराम से। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप देखो मैंने ये रो सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप फिल कलर के अंदर जाके आप जो भी कलर आपको डालना है आप देखो यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, ये डार्क कलर आपको फिल करना है तो आप इस तरीके से अपने आप भी मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे ये आपको अलाउ करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग बेसिकली फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारी एक सीट थी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये वाला डाटा मैं यहाँ से जो है बेसिकली हटा देता हूँ, ये मैं कॉलम ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ना ये एक मेजरमेंट का एक डमी डाटा जो है मैंने यहाँ पे बनाया था। ये XYZ है, ये 257 इस तरीके से 1.5723 और ये 1.5 इस तरीके से कुछ वैल्यूज है। मैं यहाँ पे एक्चुअली ना क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्वांटिटी में मैं क्या करता हूँ कि इन सारी वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे मैं इनकी दिखाना चाहता हूँ। तो जब भी कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर, सो वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, इक्वल टू करने के बाद मुझे अब मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का 1.5 का 2 का और 1.5 का, तो मैंने यहाँ से 2 सिलेक्ट किया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा सिंबल है वो यूज किया ऑटोकैड के हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें से। उसके बाद फिर 1.5 को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 2 सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन, फिर 1.5, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू आ गई 9.00। क्लियर। अब ये 00 का ऑप्शन ना आप डायरेक्ट यहाँ से देखो घटा बढ़ा सकते हो। ये ऊपर जो है ना आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आप इसको घटा बढ़ा सकते हो कि आपको किस डेसिमल प्लेस तक चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ आओगे, अगेन यहाँ पे एक तरीका तो क्या है कि मैं अगेन जो है जो फॉर्मूला है वो हर एक सेल के में बार बार रिपीट करूं, खुद से टाइप करूं। जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो अगेन मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया 5 मल्टीप्लाई बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3.9, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखो 19.45 मेरी 99.45 मेरी वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई अब मुझे ना ये फॉर्मूला नीचे तक सेम ही फॉर्मूला चलेगा तो अब मुझे बार बार इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसका भी फॉर्मूला मुझे रिपीट करना है नीचे, और यहाँ पे देखो ये ना एक एरो बना आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये ना एक बॉक्स में एक बॉक्स आपको बनना होगा, इसके ऊपर माउस का कर्सर जैसे ही आप लेके जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो उस चेंज हो जाएगा उसकी शेप। उसके जब भी ऐसी शेप आए उसके बाद माउस के कर्सर पे लेफ्ट क्लिक करना है और क्लिक को होल्ड करके रखना है और माउस को आप नीचे की तरफ लेके जाओगे इस तरीके से, तो आपका फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो सारा फॉर्मूला मेरा यहाँ पे जो है रिपीट हो चुका है। अब 297.68 किसकी मल्टीप्लिकेशन आई, मैं ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर जाके देख सकता हूँ किसकी मल्टीप्लिकेशन है, C5 मेरा कौन सा है C और ये ना मेरा 5 मतलब 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो D5 मेरा कौन सा है, D ये है और 5 मेरा ये है तो 1.89। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो E5 है तो E मेरा ये है 9 और यहाँ पे 5 देखो ये रहा तो यहाँ पे E5 आ गया। उसके बाद F5 के अंदर हमारा ये 2.5 और यहाँ से F5 ये हो गया 2.5। तो यहाँ से इस तरीके से मेरी वैल्यूज जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फॉर्मूलाज के अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह इनका समेशन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, सम करना चाहता हूँ तो 2 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5 एंटर करोगे तो देखो इनकी वैल्यू आ जाएगी। सेम आप रिपीट कर दीजिए नीचे, यहाँ पे देखो आपका ये अब टोटल इनका ऐड करके वैल्यूज आ जाएगी। वापस डिलीट करते हैं।
इसके अलावा आप माइनस करना चाहते हो, जैसे इक्वल टू किया मैंने 2, उसमें से माइनस करूंगा 1.5, माइनस करूंगा 2, माइनस करूंगा 1.5, एंटर करोगे तो -3 मेरी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अगर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मान लो आपको क्या करना है कि ये दो वैल्यू जो है स्टार्टिंग की, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उनको डिवाइड करना है। अब देखो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू मैंने किया, इक्वल टू करने के बाद मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और अगेन एक ब्रैकेट और स्टार्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो ये मेरी एक वैल्यू हो गई। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, 2 और 1.5 के मल्टीप्लीकेशन से। तो अब यहाँ पे मैं अगेन एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है। ये ब्रैकेट भी मैं क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो फाइनल ब्रैकेट है ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्यों दिया, ताकि ये वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअल में किसका किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है और किसका किसके साथ में डिवीजन करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 1। आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3, और 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3। सो यहाँ पे हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब अगर मान लो सपोज करो मुझे क्या करना है कि इन दोनों का समेशन और इन दोनों का समेशन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, या नीचे आ जाते हैं, इन दोनों वैल्यू का समीशन और इन दोनों के वैल्यू के समीशन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू, अगेन एक ब्रैकेट और एक और ब्रैकेट, ये प्लस 1.89 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे, ऊपर से फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, दिस प्लस दिस, ठीक है। ऐसे एंटर करेंगे, और सॉरी यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसको क्लोज नहीं किया। हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बेसिकली करना है, ठीक है। सो अगेन अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरी जो टोटल वैल्यूज है इनका टोटल सम यहाँ पे करना है। सो टोटल सम करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू, आप सम का ऑप्शन एक कमांड होती है, सम पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक किया, और उसके बाद ऐसे इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है, माउस के कर्सर को नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, F3 से लेके F7 तक। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, टोटल इसका देखो यहाँ पे वैल्यूज आ गई है। मुझे ये काउंट करनी है, ठीक है। तो इक्वल टू काउंट का ऑप्शन एक होता है, ये रहा काउंट, ठीक है। यहाँ से आपको इसका सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 5 वैल्यूज आ गई। इनकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू AV एवरेज, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, यहाँ पे देखो इनकी एवरेज वैल्यू आ गई। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है। हमारा जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, जब आप इसको रेगुलर यूज में लोगे ना, तब आपको जो है बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है आपके अपने आप जो है ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे सम दिया है, एवरेज, काउंट नंबर्स दिया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे काउंट वाला है, मैक्सिमम मिनिमम का भी ऑप्शन है। जैसे मुझे देखना है कि भाई इन वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है, तो मैं इसको फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ मैक्स, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 11 नंबर, अगर आप देखोगे तो इस डाटा में से 11 नंबर्स मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यूज है, ठीक है। ऐसे आपको मिनिमम चेक करना है तो डिलीट करो, इक्वल टू आप मिनिमम पे क्लिक करो, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी मिनिमम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे फॉर्मूला के अंदर। एक और फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको राउंड फॉर्मूला हम लोग जो है वो बोलते हैं। राउंड फॉर्मूला काफी जो है वो यूज किया जाता है। अब जैसे कैसे होता है राउंड फॉर्मूले की, मान लो ये मेरा वैल्यू है, आ रही है 1.896, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही वर्क करूं। कितना, 2 डेसिमल प्लेस तक ही वर्क करूं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, इस फॉर्मूले के अंदर एक राउंड का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड, ठीक है। और ये फॉर्मूले के बाद 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 प्लेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा। सो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यूज आ गई 1.90, ठीक है, या 2 डेसिमल प्लेस तक। मैं इसको अगर यहाँ पे 3 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 किया, मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे बेसिकली 3 जो है वैल्यूज यहाँ पे मेरी ये ले लेगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। जैसे कुछ और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1.233 यहाँ पे लिखा। अब मैं इस वैल्यू को राउंड करना चाहता हूँ 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मैंने इक्वल टू राउंड किया, मैंने यहाँ पे राउंड किया और ये सिलेक्ट किया, कोमा 2 किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे। सो यहाँ पे देखो 1.23 इसने वैल्यू ले लिया। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने इक्वल टू किया, यहाँ पे राउंड किया,
इसको सिलेक्ट किया और कोमा 0 किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इसने इसको राउंड कर दिया। अभी अगर ये वैल्यू 1.23 है, अगर ये मैं 1.67 कर देता हूँ तो ये मेरी 2 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे देखो 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ये राउंड फॉर्मूला जो है वो हमारा काम करता है। इसके अलावा मान लो जैसे कि ये सपोज करो कि ये 2 वाली वैल्यूज भी मुझे यहाँ पे भी लेके आनी है, ताकि इस तरीके से एक तरीका तो क्या है कि ये 2 वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मैं एक तरीका तो क्या है कि मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि अगर मैं इस वैल्यूज के अंदर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आए कि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंजेस जो है उसके अंदर होए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं डाटा को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है, एक सीट से दूसरी सीट पे भी हमें जो है डाटा को कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा और 2 को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। सो अब देखो ये सेम वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 करूंगा तो एंटर करूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली 5 मेरी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो कई बार जब हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो हमें इस तरीके से एक दूसरे से उसको कनेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल जो भी वैल्यूज आप लाना चाहते हो इक्वल टू किया 6.9 एंटर करोगे तो ये हमारी वैल्यूज जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे कंडीशंस जो है वो होती है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है वी लुक अप, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार ये फॉर्मूला जो है हम लोग जो है यूज करते हैं जब भी हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को जो है यूज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ना एक डाटा जो है, एक डमी डाटा यहाँ पे जो है बेसिकली बनाया हुआ है। तो ये कुछ स्टूडेंट का डाटा है जिसमें अगर आप देखोगे तो एक तरफ रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, इनके यहाँ पे मार्क्स है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, उसके बाद टोटल नंबर्स है और यहाँ पे उनका स्टेटस है कि फेल है कि पास है, ठीक है। सो मैं भी यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि अभी आपको ये दिख रहा है कि ये ना बहुत छोटा सा डाटा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई हजार स्टूडेंट का डाटा होता है या फिर कई लाख का स्टूडेंट का डाटा होता है। तो उसमें अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के कोई नंबर्स कोई मार्क्स अगर पिक करने हैं कि मान लो इस पर्टिकुलर रोल नंबर के टोटल मार्क्स कितने हैं या ये पर्टिकुलर रोल नंबर फेल है या फिर पास है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत बड़े डाटा के अंदर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे तो अगर आप देखोगे कि आपको सामने से दिख रहा है कि मान लो किसी ने पूछा कि रोल नंबर 105 का स्टेटस बताओ, मैंने यहाँ पे देखा 105 रोल नंबर है और ये नाम मुझे पता चल जाएगा, उसके मैथ में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में, साइंस में, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो फेल है कि पास है। लेकिन मान लो अगर ये डाटा कई लाख स्टूडेंट का डाटा हो तो तब डिफिकल्ट हो जाता है। तो तब वहां पे जो है हमें काम आता है किस चीज का, हमारा जो हमारा वी लुक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटस मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि फेल है या पास है, उसके टोटल मार्क्स जो है वो। तो यहाँ पे ना वी लुक फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक रोल नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 108 रोल नंबर लिखा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और वी लुक फॉर्मूला जो है VL, ठीक है। यहाँ पे देखो वी लुकअप फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये मांग रहा है मेरे से सबसे पहले देखो लुकअप वैल्यू, मतलब किसके लिए मुझे रिजल्ट लेना है। तो हमारी वैल्यू कौन सी है, 108। मैंने 108 को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद ये पूछ रहा है कि टेबल एरे, मतलब किस टेबल में से आपको ये डाटा जो है वो निकालना है। तो हमारी टेबल ये है, मैंने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में FN + F4 में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मैंने अपना क्योंकि मेरी सीट तो काफी बड़ी है तो मुझे एक्सेल सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि आपको जो डाटा इनसाइट देना है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर टेबल का ही देना है। इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पे फ्रीज कर दिया FN + F4 जो है वो प्रेस करके। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद ये कॉलम का इंडेक्स नंबर मेरे से पूछ रहा है। अभी इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे देखो मुझे स्टेटस पता करना है कि फेल है कि पास है। सो हमारी टेबल के अंदर मुझे ये काउंट करना पड़ेगा कि स्टेटस वाला कॉलम जो है वो कितने नंबर पे आता है। सो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। सो मेरा स्टेटस वाला जो कॉलम है वो 8 नंबर पे है। मैं यहाँ पे 8 टाइप करूंगा। उसके बाद फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा और यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। मतलब जो आपको रिजल्ट वैल्यू चाहिए वो आसपास की वैल्यूज चाहिए या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू आपको चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सेम वैल्यूज चाहिए। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो फॉल्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कॉमा ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो स्टेटस आ गया पास, ठीक है। अब आप इसको चेंज करोगे ना तो ये आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। मान लो मैं 104 का देखना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो मेरा 104 नंबर फेल है। तो यहाँ से हम इस इतने बड़े डाटा में से इनसाइट्स निकाल सकते हैं।
मुझे अब इसके टोटल मार्क्स देखने हैं, तो मैं अगेन वी लुक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, इक्वल टू वी लुक पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैंने इस नंबर्स को सिलेक्ट किया, कोमा दिया, हमारी जो टेबल है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद FN प्लस F4 करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया, उसके बाद कोमा देना। अब टोटल मार्क्स देखो कौन से कॉलम पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कोमा देके 7 दूंगा, उसके बाद कोमा और एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो इसके टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो 177 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े डाटा में से कोई भी इनसाइट वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप वैल्यू चेंज करोगे, 100 मैंने 4 किया, 109 किया, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये पास का स्टेटस आ गया और यहाँ पे 244 आ गया। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको स्टूडेंट का नेम भी चाहिए तो इवन आप उसका नेम भी यहाँ पे जो है डाल सकते हो, कि मान लो मुझे यहाँ पे ना एक चाहिए उसका स्टूडेंट का नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन वी लुक फॉर्मूला जो है, वी लुकअप फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट किया, कोमा दिया, यहाँ से अपनी जो टेबल है उसको सिलेक्ट किया, FN प्लस F4 प्रेस किया, उसके बाद कोमा। कोमा देने के बाद में मुझे नेम देखो यहाँ पे किसवें नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर्स पे मिला है, तो 2 नंबर मैंने सेलेक्ट किया, कोमा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो उसका नाम आ गया। तो 109 रोल नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसका नाम चारू आ गया। तो आप ऐसे इनसाइट्स जो है वो निकाल सकते हो। तो ये हमारा वी लुकअप फॉर्मूला हो गया जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और चीजें यहाँ पे देखते हैं। एक हम लोगों ने टेबल के बारे में देखा था बेसिकली। सो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट पे आओगे तो आप किसी भी डाटा को भी आप टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरा ये डाटा है, मुझे इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, टेबल पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये डाटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ये आपको देखो यहाँ पे ये लाइन्स जो है वो डॉटेड लाइन्स जो है वो दिख रही होंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। मुझे यहाँ से अगर देखो स्टेटस में देखना है कि मुझे यहाँ से सिर्फ फेल स्टूडेंट्स देखने हैं, तो यहाँ पे देखो आपके सिर्फ फेल स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपको सिर्फ पास स्टूडेंट देखने हैं तो आप यहाँ से उसको पास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पास स्टूडेंट आ जाएंगे। सो ऐसे आप इसको फिल्टर जो है वो कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इसके अलावा इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बार इसको जो है ऑल कर लेता हूँ। टेबल के अंदर एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है। आपने ये टेबल जो है यहाँ से अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे टेबल डिजाइन के ऊपर आपको आना है और यहाँ पे ना इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली जो स्लाइसर है ना वो भी इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ही यूज होता है। जैसे मैं अगेन फिर यहाँ पे रोल नंबर और फेल और पास के स्टेटस का स्लाइसर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने रोल नंबर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरे 2 स्लाइसर जो है वो यहाँ पे बन के आ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 101 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये 101 की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा और ये भी बता देगा कि ये पास है कि फेल है। यहाँ पे देखो पास आ रहा है। मैंने 102 पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे 102 पे क्लिक किया तो देखो 102 भी मेरा पास है और उसकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे। अब पूरी टेबल गायब हो चुकी है, सिर्फ आपको ये 102 नंबर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे 103 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 103 की इन्फॉर्मेशन आएगी, 104 की इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे फेल है और यहाँ पे फेल का स्टेटस दिखा रहा है। तो ये भी बेसिकली जो है डाटा जो है इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ से कट करके इसको अनफिल्टर भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर स्लाइसर पे जाओगे, यहाँ से टेबल अगर आप सिलेक्ट करोगे तो और भी स्लाइसर जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो आपको जो है यहाँ पे टोटल नंबर का भी स्टेटस चाहिए तो यहाँ पे आप टोटल नंबर पे क्लिक करके टोटल नंबर का भी आपको आ जाएगा। आप यहाँ से 101 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो उसका पास और उसका जो नंबर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे और टेबल के अंदर भी यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो है स्लाइसर का यूज करके डेटा के अंदर से इनसाइट्स जो है वो निकाल सकते हैं। देखो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो यूज है ना वो खाली डाटा इनपुट करने के लिए ही नहीं यूज किया जाता, डाटा को एनालिसिस करने के लिए भी MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता। तो इसमें अलग अलग टूल्स हैं जो कि डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये टेबल वाला ऑप्शन हो गया, फिल्टर वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा था, जो चार्ट वाला जो ऑप्शन है, ये जो हमारा चार्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी जो है कुछ उसी तरह का डाटा है जो हमें बेसिकली बताता है कि भाई इसमें से इनसाइट अगर हमें यहाँ पे निकालना हो तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो है ये प्रोवाइड करा देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डेटा में से इनसाइट्स निकालने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया था। यहाँ पे देखो अगर आप चार्ट पे रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करोगे
सो यहाँ पे ना आपको ये बेसिकली कुछ चार्ट के ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि आप अपने यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यही चार्ट यहाँ पे लिया, ओके पे क्लिक किया, सो यहाँ पे आप देखोगे ये ना चार्ट आपको यहाँ पे इसने बना के दे दिया। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर देखोगे नीचे आपको स्टूडेंट्स के नेम दिख रहे हैं, और नेम के साथ में यहाँ पे उनके रोल नंबर्स भी आ रहे हैं, और ऊपर उनके मार्क्स देखो, आपको ये मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो यहाँ पे देखो मार्क्स का स्टेटस है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको एक्सेस का जैसे डेटा के लेवल्स भी आपको दे रहे हैं। जैसे मैंने डेटा लेवल पे मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नेम भी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो रोहित है, सबसे कम मार्क्स इसके एक सब्जेक्ट में 54 थे, 88 है, 56 है, 45 है, टोटल यहाँ पे देखो 243 है। सो रोहित के देखोगे टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 243 मिलेंगे। ऐसे रोहन का अगर आपको देखना है तो टोटल मार्क्स इसके 299 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 299 है। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरह के जो है चार्ट्स जो है वो होते हैं, जो कि हम लोग जो है यूज कर सकते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो जो जितने भी ज़्यादातर टूल्स जो रेगुलर यूज में आते हैं वो हम लोगों ने देखे। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे फॉर्मेट वगैरह मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मेट ये मिलेगा, जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये फॉर्मेट जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हमारा फॉर्मेट है बार बेंडिंग शेड्यूल का। ठीक है, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखो, इसको हमें किसको जो हमें ऊपर का जो ऑप्शन है किसको यूज करके बनाया गया है, मर्ज एंड सेंटर को बना करके बनाया गया है। ये सारे ऑप्शंस भी हमारे मर्ज एंड सेंटर को, यहाँ पे देखो कई मल्टीपल सेल को, यहाँ पे आप देखो C से लेके H तक जो हमारी सेल है उन सबको मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से जो है मर्ज किया गया है। तो सारी एप्लीकेशंस आप देखोगे कि जो टूल हम लोगों ने सीखे उसी तरह की सारी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर, यहाँ पे भी देखो हमारा जो रोज है 6, 7 और 8 उसको मर्ज किया गया है, तब जाके डिस्क्रिप्शन वाला हमारा यहाँ पे पोर्शन बना है। उसके बाद देखोगे डाया है, नंबर ऑफ बार है, शेप है, और यहाँ पे आकर कटिंग लेंथ है, नंबर ऑफ सेट है, और यहाँ पे बार का डायमीटर्स है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी फुटिंग 1 है तो शॉर्टर स्पैन के लोग हैं, और उसके बाद लॉन्गर स्पैन के लोग हैं। तो फुटिंग हमारी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 mm डाया है। नंबर ऑफ बार देखो यहाँ पे 18 कैलकुलेट करी है, जो कि ली गई है कहाँ से, V10 से। सो अब मैं आता हूँ V10 पे, तो V10 अगर आप देखोगे तो मेरी ये वैल्यू V10 है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करते हो तो आपको फॉर्मूला बार के अंदर पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला से कैलकुलेट की गई है या फिर वो डायरेक्ट इनपुट दिया गया। सो यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन दी गई है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.15, उसके बाद +1 करके और कोमा 0 यहाँ पे किया गया। तो ये राउंड फॉर्मूला यूज किया गया जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारी, तो यहाँ पे 2.5 मेरा क्या है, जो मेरी फुटिंग की विड्थ है, 0.15 क्या है मेरा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है जो मेरी बार है। और स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ बार में हम +1 करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरी ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। सो इस तरीके से अब यहाँ पे देखोगे कि आप कटिंग लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। अगेन अगर आप देखोगे तो कटिंग लेंथ भी AA10 से वैल्यूज जो है यहाँ पे ली गई है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि AA10 मेरा कहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो ये मेरा AA10 यहाँ पे है। अब ये AA10 मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है कि W10 जो है मेरा, ये इसको मैंने यूज किया है। X10 मेरा ये है, ये वैल्यू मैंने ऐड की है। Y10 को मैंने ऐड किया है, और ये Z10 जो है मेरा, इसको मैंने 2 बार इसको जो है क्या किया, माइनस किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी फुटिंग होती है तो 2.5 था, 2.5 की वैल्यू कहाँ से आई, 50 mm का कवर माइनस करके 2.5 वैल्यू आई। बी की वैल्यू देखो कहाँ से आई, मेरी फुटिंग की डेप्थ है 200 और उसमें ऊपर से कवर और नीचे से कवर माइनस करके यहाँ पे वैल्यूज आई है। सारी की सारी देखो कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर किस तरीके से की जाती है। ये मेरा दूसरी साइड का एल है। फुटिंग के अंदर आपका इस तरीके से शेप में होता है, तो एक साइड एल होता है, दूसरी साइड भी आपका एल होता है। उसके बाद ई मेरा यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा है जब हम बार को बेंड करते हैं तो वहां पे जो है उसमें हमें बैंड डिडक्शंस जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री के लिए हम लोग 2D माइनस करते हैं, तो 2 इंटू डी मेरा डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू मेरी कितनी है, 0.12। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई है, तो इसलिए हम लोगों ने 2.4 को ऐड किया, दोनों साइड के जो मेरे एल है उनको ऐड किया, और यहाँ से जो हमारा बैंड डिडक्शन है उसको यहाँ पे माइनस किया। सो ये मेरी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये मेरी नेक्स्ट फुटिंग है F2 2700 बाई 2700 की फुटिंग है। इसके अंदर भी देखो आप यहाँ पे सेम कैलकुलेशंस की गई हैं। यहाँ पे 19 mm का डायमीटर है, ये भी वैल्यू मेरी V14 से ली गई है। तो अगर आप V14 पे आओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि V14 भी अगेन उसी तरीके से जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेप का कुछ कोड लिखा हुआ है एफ यू एस, तो मैं यहाँ पे आता हूँ फुटिंग शेप के ऊपर। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप जो है शेप ऑफ द फुटिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये मेरा स्टिरप्स है जो हमारी क्रैंक बार होती है स्लैब के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी एक्स्ट्रा बार्स होती है जो बीम के अंदर दी जाती है। सो इस तरीके से ये भी मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो है चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ना ये एरो वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आओ, शेप के अंदर आओ, और यहाँ पे ना आपको ये एरो वाला ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको फर्स्ट क्लिक करना है और देखो इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे ला के आप इसको एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो अगेन आप यहाँ पे आओ, और यहाँ से आप इसका जो भी कलर आप रखना चाहो वो कलर आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है कि सर ये टेक्स्ट वगैरह कैसे लेके आए। सो यहीं पे ना आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आपको आना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे देखो टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप जैसे क्लिक करते हो सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप टाइप कर दो ए, और आप देखो माउस के कर्सर से इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जहाँ पे भी आपको इसको ड्रैग करना है। यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर लेके आना है माउस के कर्सर को, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड रखना है, आप इसको ड्रैग कर सकते हो जिस भी लोकेशन पे आपको ड्रैग करना है। तो बड़ा ईजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करना। आप बड़े आसानी से जो है इसको अपने यूज में जो है आप ले सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा आप देखोगे पूरी की पूरी कैलकुलेशंस की गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज सारी आपको दिखेंगी। 10 mm 8 mm 10 mm 12 mm डायमीटर ये है, और यहाँ पे हमारा डायमीटर 12 mm है। अब देखो मैं डायमीटर अगर चेंज करता हूँ, मैंने 16 mm लिया, सो ऑटोमेटिकली मेरी कैलकुलेशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी 16 mm पे। या मैं इसको जो है यहाँ पे 20 mm अगर मैं इसको करता हूँ, मैंने एंटर किया तो देखो कैलकुलेशन मेरी 20 mm पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बेनिफिट मिलता है जब हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। वहीं अगर मान लो ये आप मैनुअल कैलकुलेशन आप करते हैं किसी पेपर को, पेपर पे या किसी बुक पे, सो मान लो वहां पे डायमीटर आपसे बाय मिस्टेक गलत टाइप हो जाता है, तो फिर आपको पूरी कैलकुलेशंस को कट करना पड़ता है और दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सिंपल आपने डायमीटर यहाँ पे चेंज किया और ऑटोमेटिक आपकी सारी कैलकुलेशंस होगी। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 लिख देता हूँ अभी, और नीचे आओ, यहाँ पे देखो टोटल लिखा हुआ है आपका 10,242, ठीक है, 10.24 मैट्रिक टन है। अब आप यहाँ पे डाया चेंज करोगे, जैसे मैंने 32 mm का यहाँ पे डाया कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू भी मेरी यहाँ पे देखो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी जो वैल्यूज वगैरह है वो आप बड़े आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पे ना आपकी ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये 13 mm 32 कर दिया है, इसको 16 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 करोगे, अब देखो ना आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ गई है 10,497, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 12 mm और 16 mm की ही कैलकुलेशंस यहाँ पे जो है की गई है। तो इस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखो मेरा तरीका क्या है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर, जब मैं कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी मेजरमेंट वर्क वगैरह करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं करता हूँ। मेरी सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो राइट साइड में होती है इस तरीके से। ये मेरा जो है एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो रफ वर्क, मैं इसको बोलता हूँ, और ये बहुत हेल्प करता है जब मैं किसी इस एक्सेल सीट को जब मैं किसी को भेजता हूँ चेक करने के लिए, तो उसको पता होती है कि वो एक्चुअल में कैलकुलेशंस जो है वो किस तरीके से की गई हैं। अगर आप सेम कैलकुलेशंस यहीं पे सारी कैलकुलेशंस करोगे तो काफ़ी सारी खिचपिच जो है वो सीट के अंदर हो जाती है। तो कई बार जब कोई चेक करता है तो उसको चेक करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैंने डे 1 से ही, जब से मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो मेरा तरीका यही है कि मैं सारी जो कैलकुलेशंस है राइट साइड में ही करता हूँ। तो अगर कोई सीट मेरी, आप जितनी भी सीट देखोगे उन सारी सीट में मेरी सारी कैलकुलेशंस आपको इधर ही मिलेंगी। इसके अलावा मैं कुछ और सीट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये MB की सीट है, मेजरमेंट बुक बेसिकली इसको बोला जाता है। और इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारी कैलकुलेशन जो है वो की गई है। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा गया है डिटेल ऑफ मेजरमेंट की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे जो है मेरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है,
उसके बाद क्वांटिटी और यहाँ पे हमारी यूनिट है। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में देखते हैं। फुटिंग है, जैसे मेरा F1 फुटिंग पे मुझे एक्सकवेशन करना है, यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं। तो नंबर्स का मतलब क्या है कि मेरे टोटल प्लान के अंदर F1 फुटिंग जो है वो जितनी भी फुटिंग है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो दी गई है। इसके बाद इसका साइज मेंशन है 2.5 बाई 2.5, उसके बाद इसकी टोटल हाइट है 1.2 मीटर और यहाँ पे देखो क्वांटिटी कैलकुलेट की है। अगर आप देखोगे तो राउंड फॉर्मूला, मेरी एक और आदत है कि मैं जितनी भी कैलकुलेशंस करता हूँ उन सारी कैलकुलेशंस में राउंड फॉर्मूले का मैं जरूर यूज करता हूँ। आपको बहुत सारी मैक्सिमम सीट आपको अगर दिखेंगी तो वो राउंड फॉर्मूले के साथ नहीं मिलने वाली है, लेकिन मैं जो अपनी कैलकुलेशन सारी करता हूँ उसमें राउंड फॉर्मूला जरूर यूज करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने राउंड फॉर्मूला लिया C10, ये मेरी वैल्यू है C10, उसके बाद D10, ये वाली वैल्यू मेरी D10 है, उसके बाद E10 है, ये वाली मेरी वैल्यू E10 है, उसके बाद F10, मेरी ये वाली वैल्यू F10 है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 2, इसलिए मैंने लिखा 2 डेसिमल प्लेस तक मेरे को वैल्यू राउंड करनी है। तो यहाँ पे देखो मेरी सारी वैल्यूज जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको मिलेगी। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे 30 आई। सेम चीज़ आप देखोगे तो F2 की कैलकुलेशन की है, यहाँ पे F3 की है, F4 की है, ऐसे कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी जो है वो निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो सम फॉर्मूला लगा के ये टोटल कैलकुलेशंस जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो की गई है। इसके अलावा नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो पीसीसी की कैलकुलेशंस की है, तो कुछ इसी तरीके से सीट आपको बनानी है अगर आपको मेजरमेंट जो है वो करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे F1, F2, F3 फुटिंग है, उसके बाद में नंबर्स यहाँ पे सेम है, यही नंबर्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 2.6, तो पीसीसी जनरली हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो है यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन जो है वो की है और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे ली गई है। ये एक्चुअली सीट के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो सेम रहेगी, क्योंकि जितने पार्ट में हम लोग एक्सकवेशन करते हैं मैक्सिमम टाइम उतने ही पार्ट पे हमारी जो फुटिंग है वो भी, मतलब पीसीसी जो है वो भी उतनी ही हमारी जो है वो की जाती है। ठीक है ना। सो अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ गलत है सही है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट किया गया है। रेनफोर्समेंट हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हम बीबीएस बना के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी बीबीएस की सीट है। और दूसरा होता है कि इस तरीके से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब बीबीएस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग जो है कैलकुलेशंस जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी शेप ऑफ द बार वगैरह यहाँ पे नहीं दिया है। जैसे जनरली हम लोग एस्टिमेट वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ पे बीबीएस वगैरह नहीं बनाते, डायरेक्ट इसी तरीके से मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा देखोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट सीट है। एब्स्ट्रैक्ट सीट क्या होती है? टोटल समरी होती है हर एक आइटम की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल अर्थवर्क की समरी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे बेसिकली आपका ये वाली जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे हमारी बीओक्यू की क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है। तो हमारे बीओक्यू के अंदर टोटल जो क्वांटिटी दी है वो 648.72 दी है, उसका रेट 110 दिया है और टोटल अमाउंट हमारा 71,359 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारा प्रीवियस क्वांटिटी दिस बिल क्वांटिटी। ठीक है, तो प्रीवियस क्वांटिटी मतलब जो अगर कोई पहला बिल जो होगा अगर उसके अंदर कोई क्वांटिटी ली गई है, उसके बाद दिस बिल का मतलब अब ये प्रेजेंट टाइम में जो बिल बना है इसके लिए। ठीक है, मान लो मेरा नवंबर में, अभी दिसंबर चल रहा है तो मुझे दिसंबर का बिल बनाना है, लेकिन उससे पहले नवंबर का भी बिल बना था, तो मेरा प्रीवियस क्वांटिटी कौन सी होगी? जो मैंने नवंबर के बिल में लिया था। तो अगर आप देखोगे तो नवंबर में हम लोगों ने एक्सकवेशन की कोई भी क्वांटिटी नहीं ली है, दिसंबर में हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ली है। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सो प्रीवियस बिल के अंदर यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे तो ये टोटल यहाँ पे एक समरी बन जाती है, जिससे मोटा मोटी हमें पता चल जाता है। यहाँ पे देखो एक्सकेवेशन की टोटल अमाउंट इतना आ रहा है, पीसीसी का इतना आ रहा है और जो है हमारा इतना आ रहा है। तो इस तरीके से लास्ट बिल तक कितना था और दिस बिल के अंदर कितना है और कॉम्युलेटिव मतलब टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो एक्सेल का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी बड़े लेवल पे जो है ये यूज़ किया जाता है। तो एक सिविल इंजीनियर को MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी लाइफ जो है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आपको कुछ आए या ना आए, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो जरूर आना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि आप बड़े आराम से एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसके अलावा और डिटेल में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
वहाँ पे भी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। या बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे ही आपको एडवांस एक्सेल सिखाऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।